हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एएलपी, चाहे जीडीसी की बात करें या टेक्नीशियन की बात करें या जेई की बात करें, आप अगर रेलवे की जनरल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप यानी कि मेन मुद्दा ये है कि आप अगर रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें साइंस आता है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज एन एलॉय ऑफ मरकरी। इनमें से कौन सा है जो कि एलॉय है मरकरी का? ब्रास, नाइक्रोम, इलेक्ट्रम या फिर अमलगम। ठीक है, तो बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा, मरकरी का जो एलॉय होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमलगम बोलते हैं। ठीक है, मरकरी के साथ अगर कोई चीज़ मिक्स हो जाता है तो वो बनता है एक्चुअल में अमलगम। ठीक है, तो बात करें जैसे यहाँ पे है गोल्ड मरकरी का अमलगम, डायरेक्ट भी बोल सकते थे गोल्ड अमलगम। मतलब क्या होता है? गोल्ड और मरकरी मिक्स है, एलॉय है उसका। सिल्वर अमलगम की बात करें तो सिल्वर और मरकरी मिला हुआ रहेगा, यानी कि अमलगम अगर कहीं पे भी आ गया इसका मतलब है उसमें मरकरी है। बात करते हैं, अब ये बताइए, मैं तो बता दे रहा हूँ आपको, नाइक्रोम कहाँ पे यूज़ होता है? ठीक है, थोड़ा सा सोचिए कहाँ पे यूज़ होता है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम की बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ होता है, आयरन में यूज़ होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि नाइक्रोम जो है किसका एलॉय है, कौन कौन सा मेटल होता है नाइक्रोम में, और ब्रास में कौन सा मेटल है। ये ब्रास जो है ये भी एक एलॉय है, नाइक्रोम भी एलॉय है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कि ब्रास और नाइक्रोम किसका एलॉय है। अब सुनिए, एन इको इज रिटर्न इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्सेज गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा पहले खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि एक इको रिटर्न होकर के, माने एक इको जो है सुनाई देता है 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो बोला गया है कि साउंड का स्पीड कुछ दिया हुआ है 342 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? हम लोग जानते हैं कि अगर सिर्फ स्पीड की बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहीं से क्या आ जाएगा आपका कि अगर निकालना चाहे हम क्या, डिस्टेंस, तो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि जाने आने में 2 सेकंड लग रहा है। देखिए, एन इको रिटर्न इन 2 सेकंड, मतलब वापस आ रहा है 2 सेकंड में, मतलब जाने में भी कुछ टाइम लग रहा है और आने में भी। तो मान जाने और आने में तो बराबर समय लगेगा, क्योंकि स्पीड तो सेम ही है, कांस्टेंट ही है, वो 342 ही है, 342 मीटर पर सेकंड ही है। तो क्या होगा, मतलब 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में। ठीक है, तो अब बोला है कि वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका दूरी कितना है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 सेकंड नहीं लेकर के 1 सेकंड ही लेंगे, क्योंकि जाने आने में 2 सेकंड बोला है, तो सिर्फ जाने में कितना लगेगा? 1 सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, आप अगर कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 342 एंड टाइम जो होगा ये 2 सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन क्या हो जाएगा 2 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जाने और आने में दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 342 इंटू 1, यानी कि कितना हो जाएगा 342 मीटर। आगे सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा है जो कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? कार्टिलेज है, ब्लड है, बोन है, स्किन है। ठीक है, याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि नॉट लिखा हुआ है। आंसर कर दिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्किन। ठीक है, क्योंकि बोला है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो ऐसे टिश्यूज़ जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बात करें हम लोग कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ये मेड अप ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड जेल लाइक सब्सटेंस। तो कौन कौन से हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं? जैसे बोन है, बोन क्या करता है? कनेक्ट ही तो कर रहा है। कार्टिलेज है, फैट्स है, ब्लड है एंड लिम्फेटिक टिश्यूज़। तो ये सारे जो हैं आपको कनेक्टिव टिश्यू है। तो पिछले बार की बात करें तो ब्लड ब्लड 2 बार पूछा गया था। ठीक है, 2 शिफ्ट में पूछा गया था, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं है? तो क्या होगा, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, फैट भी है, कार्टिलेज भी है, बोन भी है। ठीक है, और लिम्फेटिक टिश्यूज़ भी है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इज करेक्ट। तो बोला गया कि इनमें से जो मिनरल है, मिनरल का सोर्सेज जो है क्या सही है, इनमें से कौन सा सही है मिनरल का सोर्सेज। तो बोला गया कि विटामिन ए जो मिलता है वो पपाया से मिलता है। आयरन की बात करें तो आयरन स्पिनच से मिलता है, यानी पालक से मिलता है। सही है या गलत है?
बताइए कौन सा सही है इनमें से। कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दोनों ही सही है। तो विटामिन ए जो है ये आपका पपीता से मिल सकता है। और आयरन की बात करें तो आयरन पालक से भी मिलता है, ठीक है, आयरन पालक से मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जा कर के मेरी ही वीडियो में देखिए कि आपका विटामिन और मिनरल्स वाला वीडियो आपको मिल रहा है अगर, तो वहाँ पे मैंने बताया है कि आयरन कौन कौन चीज़ के खाने से मिलता है और विटामिन ए कौन कौन चीज़ के खाने से मिलता है, यानी कि कहाँ क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लफिंग गैस। बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि लफिंग गैस कहलाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा आंसर? कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा पहले खुद से, तभी आपका इंप्रूव हो पाएगा कि आप गलत कहाँ पे कर रहे हैं, सही कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन यही दोनों में होता है, वो ऑप्शन 1 में और 4 में, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा या नाइट्रस ऑक्साइड है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको कन्फ्यूजन होता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये होता है N2O। N2O को क्या बोला जाता है? लफिंग गैस भी बोला जाता है। और सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है मोस्ट ग्रीन हाउस गैस भी है। बोला गया कि आफ्टर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नाइट्रस ऑक्साइड, किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए। तो सुने होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है? ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है। तो N2O जो है यानी लफिंग गैस जो है, ये भी बहुत बड़ा क्या है? कारण है, यानी कि ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। लफिंग गैस को ही नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। आगे सुनिए, तो क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मीथेन्स ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन आता है? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो मीथेन को भी याद रखना है आपको। आगे सुनिए, इन ह्यूमन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफिगस या वकल कैविटी। बोला गया है कि जो ह्यूमन का डाइजेशन है, वो ह्यूमन का डाइजेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो कार्बोहाइड्रेट्स का किस पार्ट की बात कर रहे हैं? स्टार्च की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा वकल कैविटी। वकल कैविटी मतलब होता है माउथ, ठीक है। वकल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं, इसका मतलब माउथ ही होता है, ठीक है। यहीं से ही हम लोग का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछता कि हम लोग जो खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका कंप्लीट डाइजेशन पूछता है, तो ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, यानी डाइजेस्ट जो नहीं हो पाया, वो क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के आने के बाद वहाँ से क्या होता है? फिर बाहर निकल जाता है हमारे एनएस के थ्रू, ठीक है। तो याद रखना है कि कंप्लीट डाइजेशन पूछे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर बोले कि आपका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से होता है? ओरल कैविटी बोलिए या फिर वकल कैविटी बोलिए या फिर माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुत बार आपको सीक्वेंशियली भी बोलता है कि एलिमेंट्री की जो कैनाल है, इसको क्या बोलते हैं? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्चुअली इसोफिगस से स्टार्ट होता है। मैंने ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है, कैनल नली टाइप का होता है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? इसोफिगस से स्टार्ट होता है, और कहाँ जा करके, तो ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको बहुत बार आ जाता है कि इसोफिगस के बाद कौन होगा? स्टोमक होगा, स्टोमक के बाद कौन होगा, ठीक है। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन होगा ना लार्ज इंटेस्टाइन होगा। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो एक बार इस फिगर को बहुत अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे सुनिए, तो ये वाला हो गया हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग का जो ये होता है डाइजेशन, वो स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही, क्योंकि वहाँ पे एक तरह का जो हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से एक तरह का एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग सलाइवा भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, यानी थूक जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ पे क्या है? एंजाइम एमाइलेज बिगिन टू ब्रेक डाउन, ठीक है। या तो उसको सलाइवा बोलते हैं या एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। जो फूड को ब्रेक डाउन करता है, किसमें? ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टार्चेज इनटू माल्टोज एंड डाइसेकेराइड, ठीक है।
तो याद रखना है कि हम लोग का जो फूड खा रहे हैं हम लोग उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसमें, माल्टोजॉन एंड डाइसेक्रेट, कौन, माउथ, ठीक है, या फिर स्लाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा होता है वो, ये एक तरह का क्या है, इंजाइम है या फिर एमाइलेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार सलाइवा नहीं देकर के आपको एमाइलेज दे देगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट मेलिएबल, इनमें से बोला गया है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि मेलिएबल होता है, ठीक है। Ag यानी सिल्वर, अल्मोनियम, सोडियम और जिंक, ठीक है। क्या होगा इसका, तो पहले मेलिएबल समझिएगा तभी आप कर पाइएगा कि मेलिएबल होता क्या है, ठीक है। तो मेलेबल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा मेटल है जिसको पीट पीट के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सीट के फॉर्म में बना सकते हैं, यानी चादर के फॉर्म में बना सकते हैं। कोई ऐसा मेटल था, मान लीजिए गोल टाइप का था या फिर स्क्वायर टाइप का था, उसको लेकिन पीट 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 के हम लोग क्या क्या बना दिए, चादर टाइप का बना दिए, शीट टाइप का बना दिए। तो किसका सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी होता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका हो जाएगा आपका सिल्वर का, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लेता आपका सिल्वर के साथ यहाँ पे अगर गोल्ड भी ऑप्शन रहता तो गोल्ड हो जाता है आंसर, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेलेबल होता है जिसको पीट पीट के हम लोग सीट के फॉर्म में बदल सकते तो वो होता है गोल्ड। तो देखिएगा कि सोनार लोग गोल्ड उसके पास गोल्ड का एक गोल्ड जो होता है वो उसके पास एक स्क्वायर फॉर्मेट में आता है, लेकिन उसको पीट पीट के अलग अलग फॉर्मेट में बना देता है, मतलब जैसे आप ज्वेलरीज बनाते हैं, ठीक है। तो ज्वेलरीज बनाते हैं तो ये क्या हो रहा है, उसको मेलेबल पहले सीट के फॉर्म में बनाता है, तब जाके वो अलग अलग शेप देता है। तो इसका मतलब क्या है, गोल्ड का मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिल्वर का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेलेबिलिटी का डिफिनेशन भी दिया हुआ है, मेलेबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी बिटन इनटू थिन शीट। If a box of mass 25 kg is pushed 15 meter by a force of F Newton and work done in this process is 480 joule, find F। F निकालने के लिए बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन दिया हुआ है, F निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन एक्चुअली होता क्या है, तो वर्क डन होता जो है ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स निकालना है, वर्क दिया हुआ है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क 480 दिया हुआ है और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखिए ए मास ऑफ 25 kg इज पुश्ड 15 मीटर, कितना पुश किए हैं 15 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 15 मीटर। देखिए यहाँ पे मास का कोई काम नहीं है, मास नहीं भी देता तो भी हो जाता हम लोग का, ठीक है। तो फोर्स निकाल सकते थे, तो मास का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन दिया हुआ है 480, फोर्स निकालना है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 15। तो इसको इधर लेकर के आइएगा तो क्या हो जाएगा 480/15। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 32। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस इन विच हॉट लेस डेंस मटेरियल राइज अप एंड आर रिप्लेस्ड बाय कोल्डर मोर डेंस मटेरियल, ठीक है। तो बोला गया कि ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे जहाँ पे क्या होता है, हॉट यानी कि गर्म और लेस डेंस मतलब उसको घनत्व जो है उसका कम रहता है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर देता है, यानी कि उसको रिप्लेस कर देता है क्या, कोल्डर और मोर डेंस मटेरियल, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ गर्म होकर के ऊपर जा रहा है तो वो जो जगह खाली हुआ, ठीक है, वहाँ पे कौन चीज़ आ रहा है, कोल्डर मटेरियल आ जा रहा है, ठीक है, या फिर मोर डेंस मटेरियल आ जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, आंसर किया कर लिया होगा आपने, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कन्वेक्शन में क्या होता है कि कन्वेक्शन जो होता है फ्लूइड में होता है, यानी कि फ्लूइड मैंने एयर में होगा या फिर गैस में होगा, ठीक है, एयर में या फिर गैस में होता है, ठीक है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे पानी गर्म कर रहे हैं तो होता क्या है, यहाँ का जो पानी गर्म हो गया वो क्या होता है ऊपर की ओर उठने लगता है, और ये जैसे ही ऊपर की ओर उठा तो यहाँ जो इसके पास वाला जो पानी था जो ठंडा था उसके मुकाबले वो यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से ये राउंड प्रोसेस चलते रहता है और पानी गर्म हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन मैंने समझा दिया है, रेडिएशन मैंने समझा दिया है कि कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, रेडिएशन जो होता है सूरज की रोशनी जैसे हम लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है, तो ये रेडिएशन के थ्रू होता है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी डिजीज, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन की कमी की वजह से आपको क्या होगा, आपका स्कर्वी डिजीज होगा, यानी स्कर्वी बीमारी होगा। तो इसका आंसर होगा आपका विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी बीमारी होता है। और स्कर्वी में एक्चुअली में होता क्या है कि आपका
जो दांत के मसूड़े हैं उनमें से खून निकलने लग जाता है। ठीक है, तो इससे बचने, इसी बीमारी को स्कर्वी बोलते हैं, तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर विटामिन सी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बात करें अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके बारे में बात करें तो विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो है ये आपका ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग यानी कि ब्लड जब ब्लड मैंने कहीं पे अगर हम लोग को चोट लग जाता है तो खून निकलता है, खून निकलने के बाद जो थक्का जम जाता है यानी कि ब्लड जो जम जाता है हमारे बाहर में, बॉडी के बाहर में जो ब्लड जम जाता है उसी को चीज़ को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। ठीक है, उसके बाद बात करें विटामिन B6 की कमी की वजह से एनीमिया नाम का बीमारी होता है, जिसमें आपको जो ब्लड है ब्लड की कमी आ जाती है। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया में ब्लड की कमी आ जाती है। ब्लड एक्चुअली क्या है, RBC में कमी आ जाती है। ठीक है, लेट WE एंड WM बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड द मून। तो बोला गया कि WE जो है किसी चीज़ का वेट है अर्थ पे और WM जो है किसी चीज़ का वेट है मून पे। तो बोला बताइए WE बटे WM क्या होगा, 6 के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा या फिर 2 के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, एकदम आसान सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। क्यों ऐसा, हम लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी चीज़ का वजन यहाँ पे अगर 60 kg है तो सुने होंगे कि मून पे 10 kg हो जाता है। क्यों ऐसा होता है सुनिएगा, क्योंकि g का वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका अर्थ पे वैल्यू g अगर होता है तो मून की बात करें तो ये g/6 हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं अर्थ पे ग्रेविटी का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं 12 मान लेते हैं। ठीक है, अगर 12 है तो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हो जाता है आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि वो 6 गुना कम होता है। ठीक है, अर्थ पे ग्रेविटी 6 गुना ज़्यादा होता है मून से। तो यहाँ से निकालिएगा तो आप क्या निकल जाएगा, आपका 6 निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि वेट इन अर्थ बाई वेट इन मून पूछा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का वेट इन अर्थ, तो अर्थ पे जी ही बोला है। ठीक है, तो जी लेंगे और मून की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, g/6 हो जाएगा क्योंकि घट जाता है। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। व्हाट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कोल्ड। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा रिसेप्टर्स है जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करता है, क्या होगा बताइए। ठीक है, कर लिया हुआ आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल फैक्ट्री। ठीक है, सॉरी, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। ठीक है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो है हमारे टंग में पाया जाता है जो कि टेस्ट बर्ड है। ठीक है, टेस्ट बर्ड में प्रेजेंट होता है ये आपका गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। ठीक है, जिससे हम लोग को टेस्ट का पता चलता है। अब बात करें ऑल फैक्ट्री की, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आपके इसमें ALP में तो आया है। ऑल फैक्ट्री की बात करें, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स की, तो ये हमको सेंसेस करने में यानी कि आपका कोई भी चीज़ महकने में, स्मेल करने में, ठीक है, स्मेल करने में हेल्प करता है। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द नोज लिखा हुआ है, यानी कि स्मेल करने में कोई भी चीज़ को स्मेल किसके थ्रू करते हैं हम लोग, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, डिटेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिमेंट A, B and C occur as Debonnier tried if the atomic mass of A is 40 and that of C is 137, what will be the atomic mass of B। तो बोला गया कि डेबोनियर का जो रूल है, डेबोनियर का ट्राइड रूल, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है एटॉमिक मास ऑफ B। अगर एटॉमिक मास ऑफ A दिया हुआ है 40 और एटॉमिक मास ऑफ C दिया हुआ है 137 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एटॉमिक मास निकालना है B का। ठीक है, तो डेवोनियर जो था, ये डेवोनियर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल को, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया था, जो कि अभी के हिसाब से गलत है, क्योंकि हम लोग का जो अभी वाला पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। ठीक है, तो फिर भी इनके हिसाब से इन्होंने जो दिया था उसको तो करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो कैसे निकालते थे सुनिएगा, कि पहले वाले का जो एटॉमिक मास है और तीसरे वाले का जो एटॉमिक मास होता है वो उसका मीन निकालने पे दूसरे वाला एटॉमिक मास निकल जाता है। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, पहले और
तीसरा वाला दिया हुआ है, तो आप अगर इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो इसके बराबर लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाता है। ठीक है, ठीक। तो इस तरह का कंसेप्ट था इसका कि 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो 82.5, जो कि इसके अप्रोक्स है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दिया था। और लेकिन इसका जो डेवोनियर का जो लॉ था वो फेल हो गया। डेवोनियर का जो ट्राइड लॉ था ये फेल हो गया। किस किस, ये पूछा जाता है कि डेवोनियर का जो ट्राइड लॉ है वो कितने कौन कौन से एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको याद रखना है लिथियम सोडियम, यहाँ पे के लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर सिलोनियम टेलोनियम, बस इतने तक ही इसका वैलिड है। तो पीरियोडिक टेबल में तो सिर्फ इतने एलिमेंट्स नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट हैं। यहाँ पे सिर्फ 12 नंबर दिए, 12 एलिमेंट से दिया गया है। तो बोला गया है कि डेवोनियर का जो ट्राइड लॉ था वो सिर्फ 4, उसमें सिर्फ 4 ट्राइड ही थे जो कि वैलिड हो रहे थे, बाकी सब नहीं हो रहे थे। ठीक है, इसकी वजह से ये थ्योरी फेल हो जाता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ कि 4 ही ट्राइड था जिसके लिए ये चीज़ वैलिड था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कैसे निकाला, 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 88.5 अगर, जो कि अप्रोक्स 80 के आ रहा है, 88 के आ रहा है। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो बोला गया है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसको एमीटर में बदलना है, तो बताइए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा समझिए कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो आपको क्या कीजिएगा, रेजिस्टेंस लगाइएगा सीरीज में, रेजिस्टेंस लगाइएगा पैरेलल में, रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लगाइएगा पैरेलल में, या हाई रेजिस्टेंस लगाइएगा सीरीज में। पहला दोनों लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, पहले दीजिए, तो लो रेजिस्टेंस लगाएंगे हम लोग पैरेलल में। ऐसा क्यों, सुनिएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में बदलना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, बहुत कम रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल में। अब अगर पैरेलल में लगाइएगा तो क्या होगा कि जो मोस्ट ऑफ द करंट एंड द कम्बिनेशन विल नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल करंट इन द सर्किट। तो बोला गया है कि जितना करंट जा रहा है, ठीक है, उस पर पैरेलल रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, माने करंट में वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ शायद, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सुन लीजिए, कि अब पूछा कि ये जाता है कि हमको अगर वोल्ट मीटर को इसमें बदलना है, ठीक है, एमीटर में बदलना है। ठीक है, तो ये शायद आगे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, अगर वहाँ पे होता है तो डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या बात है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, उसको आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। आगे सुनिए, और एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है हम लोग का कि लॉ रेजिस्टेंस अगर बहुत कम, छोटा रेजिस्टेंस अगर ये करते हैं हम लोग, लाते हैं, तो उसको बोलते हैं संट रेजिस्टेंस। मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग संट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। द टूथपेस्ट दैट यू यूज़ डेली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स टू फाइट कैविटीज़। तो बोला गया कि हम लोग जो डेली बेसिस पे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उनमें ऐसा क्या होता है, कौन सा मिनरल होता है जो हमारे कैविटीज़ से लड़ता है। पेट्रोलियम जेली, एनातेज, टाइटेनियम ऑक्साइड या फ्लोराइड। क्या होगा आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। फ्लोराइड हम लोग का क्या करता है, फाइट करता है कैविटीज़ से लड़ने में। ठीक है, कैविटीज़ को हटाने में, जो कि रहता है टूथपेस्ट में। ठीक है, तो एब्रेसिव मटेरियल लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, अल्मोनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग इन द टूथपेस्ट दैट यू यूज़। तो बोला गया कि हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं। क्या होता है, सिलिका होता है, लाइमस्टोन होता है, अल्मोनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, जो कि हमारे दांत को क्लीन करता है। फॉस्फेट मिनरल होता है। फ्लोराइड इज़ यूज टू रिड्यूस कैविटी, लेकिन फ्लोराइड की बात करें तो वो कैविटीज़ को घटाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। द सनलाइट यूज बाई ग्रीन प्लांट इन फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। बताइए क्या होगा, केमिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर। तो ये कहना चाह रहा है जो सनलाइट के द्वारा, सुने होंगे कि ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में। तो ये किस तरह का, इस प्रोसेस में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी। ठीक है,
प्लांट क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में बदलता है, केमिकल एनर्जी में, ताकि वो फूड को स्टोर कर सके, ठीक है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes. Assume that the acceleration is uniform the distance traveled by the train during this time. तो बोला कि एक ट्रेन है, स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, ये अगर ये सब अगर कंडीशन दे दे कि स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद टाइम भी दिया हुआ है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि न्यूटन का कौन सा लॉ था जिसमें आपका यू भी दिया हुआ, यू वी और टाइम का रिलेशन कुछ होता था, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला जानते हैं, ठीक है, ठीक, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पर लगाया गया है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग के पास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, फाइनल वेलोसिटी 90, और टी कितना दिया, बोला गया 5 मिनट। तो टाइम को हम लोग किस में लेते हैं, या तो आवर में ले लीजिए, ठीक है, या फिर सेकंड में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में बात कर रहे हैं, इसलिए टाइम को भी पर आवर में लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का एक्सेलरेशन कितना निकला, 10,080। अब बोला गया है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू, यानी कि एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू टी क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, उसके बाद बात करें हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 1080, और टी का वैल्यू हम लोग भी जानते हैं अभी 1/12 था, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3.75 किलोमीटर। तो आपको समझना पड़ेगा कि न्यूटन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आप जैसे जैसे डेटा नोट करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3.75 किलोमीटर। इन विच ईयर डिड द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, कुछ करने का नहीं है। और तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम जो है कब एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1995, ठीक है, 1995 में जावा स्क्रिप्ट आया था। ए इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर इन द ओशियन, तो बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जिससे हम लोग ओशियन का डेप्थ पता कर सकते हैं, फेदोमीटर, डायनेमोमीटर, लेक्टोमीटर या बैरोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या नापता है, डेप्थ नापता है, ठीक है, ओशियन का। उसके बाद बात करें, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डायनेमोमीटर, तो डायनेमोमीटर क्या करता है, मेजरिंग मैकेनिकल फोर्स और पावर और ट्रांसमिटेड बाय रोटेटिंग शाफ्ट, ठीक है। तो मैकेनिकल फोर्स हुआ, पावर हुआ, ये सब जो रोटेटिंग शाफ्ट के द्वारा मेज़र करता है कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना पावर लग रहा है, पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है डायनेमोमीटर के बारे में, ठीक है। उसके बाद बात करें लेक्टोमीटर, तो लेक्टोमीटर दूध का जो प्योरिटी है उसको मेज़र करता है, ठीक है, प्योरिटी ऑफ मिल्क या क्लीननेस, क्वालिटी ऑफ मिल्क, ये सब मेजर करता है किसके द्वारा, लेक्टोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर जो होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है, ठीक है। तो बस इतने क्वेश्चंस आज के लिए, ठीक है। होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।